हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है ये हम डिस्कस कर रहे थे, तो आज जो है यूनिट फर्स्ट जो है ये आज हम कंप्लीट कर देंगे। सो जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स, नेक्स्ट है बाइनरी सोल्यूशन। सो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है ये इसके अंदर हम जानेंगे। नेक्स्ट आता है रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होगी वो इसके अंदर हम जानेंगे। नेक्स्ट है आइडियल एंड नॉन आइडियल और रियल सोल्यूशन। सो आइडियल एंड दूसरे नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशन जो है इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। नेक्स्ट है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। सो पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं इस टॉपिक के अंदर हम इस बारे में जानेंगे। नेक्स्ट है CST, इसका मतलब होता है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर, एंड इसकी जो एप्लीकेशंस है वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, उसकी लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, मतलब वो कहाँ कहाँ पर काम आता है, ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपको हमारे चैनल की वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और ये यूनिट आज कंप्लीट हो जाएगी तो 1 से 2 दिन के अंदर जो इसके कंप्लीट नोट्स वो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी हमारा पेज है, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। सो जब सॉल्यूट जो होता है वो गैस होता है एंड सॉल्वेंट जो होता है वो लिक्विड होता है, तो उसे हम जो है गैस इन लिक्विड्स बोलते हैं। सो गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी जो है वो किन फैक्टर्स के द्वारा इफेक्ट होती है वो हमें इस टॉपिक के अंदर जानना है। सो सबसे पहले जो है गैस सॉल्यूट है एंड सॉल्वेंट है लिक्विड, तो ये दोनों मिलकर के जो सोल्यूशन फॉर्म करते हैं वो सोल्यूशन जो है वो होमोजेनस सोल्यूशन होता है। नो फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स को। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एंड अगर टेम्परेचर को हम डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सो जब हम गैस एंड लिक्विड्स की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। वहीं हम दूसरे फैक्टर की बात करें वो है प्रेशर। प्रेशर जो है ये हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड होता है सॉल्युबिलिटी के साथ में, कि सॉल्युबिलिटी से जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर प्रेशर को इंक्रीज करते तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, और अगर प्रेशर को डिक्रीज करते तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स को डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स। सो लिक्विड्स इन लिक्विड्स का क्या मतलब होता है, जब सॉल्यूट जो है वो भी लिक्विड हो और सॉल्वेंट जो है वो भी लिक्विड हो तो उसे जो हम लिक्विड इन लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड इन लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो किन किन फैक्टर्स के द्वारा इफेक्ट होती है वो हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। सो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स इन लिक्विड्स को, उसके अंदर फर्स्ट फैक्टर आता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर से किस तरीके से सॉल्युबिलिटी रिलेटेड होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सेकेंड फैक्टर आता है प्रेशर। प्रेशर से भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी, एंड यहाँ पर भी जो होता है हेनरीज लॉ वही यहाँ पर होता है, उसी के बेसिस पे ही होता है। तो क्या होता है कि प्रेशर को इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड प्रेशर को डिक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो इस तरीके से प्रेशर से रिलेटेड होती है सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट आता है नेचर। सो नेचर क्या है सॉल्वेंट का, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो ये किस तरीके से इफेक्ट होता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक मेथड, मतलब पोलर सॉल्यूट जो है वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे, एंड जो नॉन पोलर सॉल्यूट है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिजॉल्व होंगे। नेक्स्ट फैक्टर जो आता है वो आता है सरफेस एरिया। और जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सरफेस एरिया के। अगर सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी, एंड अगर सरफेस एरिया कम होगा तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी। तो इस तरीके से जो है हम सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड्स एंड लिक्विड्स को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बाइनरी सोल्यूशन। सो बाइनरी सोल्यूशन होते क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। सो इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ टू कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स। सो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है या फिर मिक्सचर होता है दो कम्प्लीटली मिसिबल लिक्विड्स का, मतलब दो लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिजॉल्व हो जाए।
अब इन दो कंपोनेंट्स के अंदर जो कम अमाउंट में कंपोनेंट प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्यूट, एंड जो कंपोनेंट जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। सो बेसिकली इसी तरीके से जो हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं बाइनरी सोल्यूशन को। अब जो बाइनरी सोल्यूशन तो हो गया, बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स का सोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से तीन टाइप के हो सकते हैं लिक्विड्स। एक तो आते हैं कंप्लीटली मिसिबल, जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। दूसरे आते हैं पार्शियली मिसिबल, जो एक दूसरे के अंदर अच्छे से डिजोल्व नहीं होते, कुछ पार्ट जो है वो उसका बच जाता है। एंड इमिसिबल वो होते हैं जो बिल्कुल भी एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं। तो इस तरीके से जो है बाइनरी सोल्यूशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रॉल्स लॉ। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रॉल्स लॉ जो है ये क्या कहता है। तो रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by the mole fraction of that component in solution। सो इसका क्या मतलब हुआ, रॉल्स लॉ जो है वो ये कहता है कि एक गिवन टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर जो होता है किसी भी कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन का वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। जैसे मान लेते हैं कि एक कंपोनेंट है ए, तो इस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट दैट इज पी नॉट ए एंड इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट दैट इज एक्स ए। वहीं पी बी जो है, मान लो बी कंपोनेंट है, तो पी बी इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट बी एंड मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। तो इस तरीके से जो है रॉल्स लॉ को डिफाइन किया जा सकता है। सो जैसा भी हमने डेफिनेशन से देखा था कि एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर वेपर प्रेशर होता है मल्टीप्लाई बाय एक्स ए, मतलब जो उसका मोल फ्रैक्शन है। उसी तरीके से पी बी जो है बी कंपोनेंट का वो आ जाएगा पी नॉट ए एंड मल्टीप्लाई बाय पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। तो जो टोटल वेपर प्रेशर हो गया सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है पी वो इक्वल टू आएगा पी ए प्लस पी बी। तो इसका मतलब पी इक्वल टू आ गया पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो इस तरीके से जो है टोटल वेपर प्रेशर को निकाला जा सकता है। अब अगर जो ये टोटल वेपर प्रेशर है वो एग्जैक्टली ये होगा, मतलब जो ये इक्वेशन दी गई है, तो इसका मतलब है कि जो सोल्यूशन है वो आइडियल सोल्यूशन है। एंड अगर जो इसकी वैल्यू है वो ज़्यादा होगी, इस वैल्यू से ज़्यादा अगर टोटल वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी, मतलब ये जो है ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है, मतलब रियल सोल्यूशन है। एंड इसके अंदर जो है पॉजिटिव डेविएशन हो रही है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। एंड वहीं अगर इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन होगी, पी की वैल्यू जो है वो लेस देन दिस वैल्यू होगी, तो इसका मतलब तो वही सेम रहेगा कि नॉन आइडियल सोल्यूशन या फिर रियल सोल्यूशन है, बट इसकी जो डेविएशन है वो नेगेटिव डेविएशन होगी अब की बार, मतलब रॉल्स लॉ से इसकी नेगेटिव डेविएशन होगी क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रही है। अब हम ये देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या हो सकती है रॉल्स लॉ की। सो लिमिटेशंस क्या क्या होंगी रॉल्स लॉ की। फर्स्ट लिमिटेशन है इट अप्लाइज ओनली टू वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होते हैं उन्हीं के ऊपर जो है रॉल्स लॉ अप्लाई होता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जो होते हैं उनके लिए रॉल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकेंड जो इसकी लिमिटेशन है वो है अप्लाइज टू सोल्यूशन कंटेनिंग ओनली अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। सो ऐसे सोल्यूशंस जिनके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, एक नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट प्रेजेंट है, ये उन्हीं के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। एंड थर्ड लिमिटेशन इसकी है डज नॉट अप्लाइज टू सोल्यूट दैट डिसोशिएट और एसोशिएट विद इन द पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो ऐसा जो सोल्यूट होता है जो सोल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हो रहा है या फिर एसोशिएट हो रहा है, उसके ऊपर ये लॉ जो है वो अप्लाई नहीं होता है। तो इस तरीके से ये तीन जो है ये लिमिटेशंस हो गई रॉल्स लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइडियल सोल्यूशन। तो सबसे पहले आइडियल सोल्यूशन जो है वो होते क्या है। ऐसे सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ जो अभी हमने डिस्कस करा था, तो ऐसे सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें हम आइडियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब जो एग्जांपल्स है आइडियल सोल्यूशन के, फर्स्ट एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यूइन। बेंजीन एंड टोल्यूइन का जो मिक्सचर होता है उसे आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा है मिक्सचर ऑफ इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल आयोडाइड का जो मिक्सचर होता है उसे भी आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं आइडियल सोल्यूशन की। सो फर्स्ट पॉइंट आ गया ओबे रॉल्स लॉ, मतलब रॉल्स लॉ जो है उसे ओबे करना चाहिए, वही जो है वो सोल्यूशन आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। दूसरा है जो डेल्टा एच मिक्सिंग है। डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी।
तो डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब ना ही तो कोई हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना ही कोई भी हीट रिलीज होनी चाहिए। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 होना चाहिए, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल सोल्यूशन की। थर्ड आता है डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0। अब डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है जो वॉल्यूम है ना ही तो कुछ भी एक्सपेंशन उसके अंदर होना चाहिए, ना ही उसके अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, तो जो है वो आइडियल सोल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके से ये जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई आइडियल सोल्यूशन की। नाउ हम देखते हैं फेज डायग्राम जो है, फेज डायग्राम आइडियल सोल्यूशन के लिए वो किस तरीके से बनता है। तो इस वाली जो वाई एक्सिस है इस पर हम प्लॉट करते हैं वेपर प्रेशर को, एक्स एक्सिस जो है इस पर हम प्लॉट करते हैं मोल फ्रैक्शन को। अब इस पॉइंट पे जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू तो 1 होगा, बट जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है वो इक्वल टू 0 होगा। एंड इस पॉइंट पे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ए का जो है वो 0 होगा एंड बी का जो है वो 1 होगा। अब जो पी नॉट ए है मतलब प्योर कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर जो है ए का वो यहाँ पर लेबल हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ये टोटल वेपर प्रेशर ऑफ ए कॉम्पोनेंट है, तो वो इक्वल टू है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एंड ये वाला जो है ये टोटल वेपर प्रेशर है बी कंपोनेंट का, पी बी दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। एंड यहाँ से जो हम निकाल सकते हैं ये है कंप्लीट वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दैट इज इक्वल टू पी एंड पी इक्वल टू है पी ए प्लस पी बी। तो इस तरीके से जो है हम कंप्लीट फेज डायग्राम जो है आइडियल सोल्यूशन का वो बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम आइडियल सोल्यूशन को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो अभी हमने डिस्कस किया था आइडियल सोल्यूशन और नेक्स्ट आएंगे नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशन जो है इनके बारे में हम जानेंगे। सो नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशन जनरली वो होते हैं जो कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। मतलब जनरली रॉल्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, बट अगर उसकी जो वैल्यू है वो पी ए प्लस पी बी से ज़्यादा या फिर कम आती है, मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव डेविएशन वहाँ पर शो होती है, तो वो सोल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशंस होते हैं। तो अब इसका एग्जांपल क्या आएगा, फर्स्ट एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन। सो कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन का जो सोल्यूशन होता है उसे हम नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशन कह सकते हैं। एंड सेकेंड है बेंजीन एंड इथेनॉल। सो बेंजीन एंड इथेनॉल के सोल्यूशन जो है वो भी नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशन के अंदर आता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन की। फर्स्ट वन इज डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। सो जो नॉन आइडियल या फिर रियल सोल्यूशंस होते हैं ये रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। सेकेंड है कोहेसिव फोर्सेस आर नॉट यूनिफॉर्म। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस होती हैं वो नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म नहीं होती है, अलग अलग टाइप की होती हैं। एंड थर्ड जो इसके कैरेक्टरिस्टिक है वो है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड मिक्सचर में वेरी। अभी इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरेक्शन होने की वजह से जो वेपर प्रेशर है लिक्विड मिक्सचर का वो वेरी कर सकता है, मतलब वो डिफर कर सकता है। हम नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर भी पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन ये दोनों क्या होती है ये चीज़ अभी देखेंगे। सो अब नॉन आइडियल या रियल सोल्यूशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या आएगा, जब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो लेस देन पी नॉट ए एक्स ए जो है ये होता है। एंड जो डेल्टा एच मिक्स है ये भी लेस देन 0 होता है एंड डेल्टा वी मिक्स जो है ये भी लेस देन 0 होता है। तो इस सब में लेस देन हो गया, तो ये वाली जो है ये नेगेटिव डेविएशन होता है फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो नेगेटिव डेविएशन जो है ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब इसके अंदर जो फेज डायग्राम होता है वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पर हमने वेपर प्रेशर प्लॉट किया है, यहाँ पर हमने मोल फ्रैक्शन प्लॉट किया है। अब जो ये ब्लैक से जो ये लाइंस है ये तो वो है जब आइडियल सोल्यूशन के लिए हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, बट वहीं अगर हम इस वाली कंडीशन के अंदर नेगेटिव डेविएशन के अंदर जब हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो ये जो है जो पहले वाली वैल्यूज थी उससे कम आती है। जैसे टोटल पी ए के लिए जो है ये वाला ग्राफ बनेगा, टोटल पीबी के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा एंड टोटल वेपर प्रेशर जो है उसके लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। तो इस तरीके से जो है फेज डायग्राम नेगेटिव डेविएशन के अंदर प्लॉट किया जाता है। सो नेक्स्ट जो सेकेंड पॉइंट आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर वो आता है जब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा पी नॉट ए एक्स ए से, डेल्टा एच मिक्स जो है वो भी ज़्यादा होगा 0 से एंड डेल्टा वी मिक्स जो है ये भी ज़्यादा होगा 0 से। सो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन हम इसको बोलते हैं। तो इस तरीके से जो हम सेकेंड पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका जो फेज डायग्राम है पॉजिटिव डेविएशन का वो कैसे बनेगा, इस तरीके से हम इसे प्लॉट करेंगे। यहाँ पर वाई एक्सिस पे आ गया वेपर प्रेशर, एक्स एक्सिस पे आ गया मोल फ्रैक्शन। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ए का है वो 1 होगा एंड जो बी का है वो 0 होगा। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन ए का है वो 0 होगा एंड बी का जो है वो 1 होगा। यहाँ आ गया पी नॉट ए पी नॉट बी। अब जो ये डॉटेड लाइन्स प्रेजेंट है ये जो है ये आइडियल सोल्यूशन के बारे में बताती है, वहीं जो ये रेड मार्कर से जो लाइन प्रेजेंट है
इसके लिए पॉजिटिव डेविएशन के लिए जो हमारा फेज डायग्राम बनेगा उसको रिप्रेजेंट करती है। तो इसके लिए जो टोटल पी होगा इस तरीके से, ये वाला ग्राफ जो है टोटल पी का है, ये वाला ग्राफ जो है टोटल पी का है, ये जो है ये टोटल वेपर प्रेशर का इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर जो इनकी वैल्यू है वो बढ़ जाएगी एंड जो नेगेटिव डेविएशन था उसके अंदर जो इसकी वैल्यू है वो कम हो गई थी। सो हम पॉजिटिव डेविएशन जो है रॉल्स लॉ से इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब जो टोटल वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो आइडियल जो वेपर प्रेशर है, तो उसे जो है हम पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो ये जो टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर तो नहीं है, बट बेसिकली हमें इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो ये आइडियल गैस लॉज के अंदर आता है, सो ये लॉ जो है वो क्या बताता है, इट इंडिकेट्स दैट टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस। सो ये लॉ क्या कहता है कि जो टोटल प्रेशर जो कि मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेस के द्वारा एक्सर्ट होता है वो सम होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस का। सो इसकी जो इक्वेशन है वो किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल प्रेशर होगा जो कि एक्सर्ट होगा मिक्सचर ऑफ गैस के द्वारा, वो इक्वल टू होगा P1 मतलब किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट मतलब इंडिविजुअल गैस का पार्शियल प्रेशर प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश डैश डैश, जितनी भी गैसेज जो प्रेजेंट होंगी उतने यहाँ पर P1 P2 P3 P4 आ जाएंगे। एंड ये जो है ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पर होता है। यहाँ पर P टोटल जो है ये टोटल प्रेशर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस के द्वारा एक्सर्ट हुआ है एंड P1 जो है ये इंडिविजुअल गैस के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर है वो। तो इस तरीके से जो हम डाल्टन्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। सो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि लिक्विड्स जो है वो 3 टाइप्स के हो जाते हैं। पहला आता है कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। सेकंड आते हैं पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स जो अच्छे से डिजोल्व नहीं हो पाते, कुछ एक एक्सटेंट तक ही डिजोल्व होते हैं। एंड तीसरा आता है इमिसिबल लिक्विड्स जो कि डिजोल्व होते ही नहीं है। सो अभी हम पर्टिकुलरली पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिक्विड्स विच डिजोल्व इन वन अनदर ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट आर कॉल्ड पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। सो ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व होते हैं कुछ एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही, उन्हें हम पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है फिनॉल वाटर सिस्टम। फिनॉल एंड वाटर को जब हम एक दूसरे के अंदर डिजोल्व करते हैं तो इसके अंदर क्या होती है, 2 लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। फिनॉल की जो लेयर है वो अलग बन जाती है, वाटर की जो लेयर है वो इसके अंदर अलग फॉर्म हो जाती है। तो इस तरीके से 2 लेयर्स बन जाती है, तो इसलिए हम इसे पार्शियली मिसिबल लिक्विड कहते हैं। बट इसके अंदर क्या होता है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एक ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर जो है ये एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं। तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर के बाद में एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, उसे हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर जो है वो कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल है इसका मिथेनॉल साइक्लोहेक्सेन। सो मिथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन जो है ये दोनों भी एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते हैं, बट देन हम वही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर के ऊपर जो है एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर अभी हमने जाना था कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसके बाद में जो 2 सेपरेट लेयर्स थी वो एक दूसरे के साथ में मिक्स हो जाएंगे एंड एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो टेम्परेचर जो होगा वो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर होगा। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, द टेम्परेचर एट विच 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस और लेयर्स कंबाइन इनटू वन टू फॉर्म अ लेयर। मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर 2 कॉन्जुगेट सॉल्यूशंस या फिर लेयर्स जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, एक लेयर बना देते हैं, तो इसे जो है हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। नाउ इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि इसे यूज़ किया जाता है कोई भी जो मिक्सचर है उसके प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए। सेकेंड एप्लीकेशन है इसे यूज़ किया जाता है फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट्स को वाटर के अंदर बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। तीसरी एप्लीकेशन है इसे यूज़ किया जाता है परसेंटेज कंपोजिशन जो होता है एडिड सब्सटेंसेस का, उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। तो ये जो हो गई है इसकी एप्लीकेशंस हो गई। अब हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए एग्जांपल क्या ले सकते हैं, तो यहाँ पर हम वही फिनॉल वाटर सिस्टम का जो अभी हमने डिस्कस करा था वही एग्जांपल जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, फिनॉल वाटर सिस्टम।
सो इस तरीके से हम क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर को एंड उसकी एप्लीकेशंस को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, देन इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, देन इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये सारे पॉइंट्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है इसकी स्टेटमेंट क्या है, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर अंडर इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंसेस इन द टू लेयर्स हैज़ अ डेफिनाइट वैल्यू। सो ये लॉ क्या कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे एंड साथ में इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो रेशियो जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस का दो लेयर्स के अंदर उसकी एक डेफिनाइट वैल्यू होती है। सो कंसंट्रेशन C1 एंड C2 इसका जो रेशियो है इसकी एक डेफिनाइट वैल्यू होती है। तो इसकी इक्वेशन हो गई C1/C2 इक्वल टू KD। अब यहाँ पर KD क्या है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट। C1 क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट A, देन C2 क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इन सॉल्वेंट B। यहाँ पर X जो है ये हमारे पास में एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है हमारे पास में A एंड एक सॉल्वेंट है हमारे पास में B। तो इस तरीके से जो है हम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। सो अभी हम थोड़ा सा जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पर X जो है ये एक सॉल्यूट है, A एंड B ये दो सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होगा, सॉल्यूट जिस रेट से A टू B मूव करेगा तो वो रेट जो होगी वो प्रोपोर्शनल होगी C1 के। अब अगर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाते तो एक कांस्टेंट आता है, तो R1 इक्वल टू हो गया K1 C1। ये आ गई हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन। वहीं दूसरी तरफ जब सॉल्यूट जो है वो B सॉल्वेंट से A सॉल्वेंट के अंदर मूव कर रहा है, तो उस टाइम जो रेट होगी R2 वो प्रोपोर्शनल होगी C2 कंसंट्रेशन की। सो प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए R2 इक्वल टू आ गया K2 C2। ये हमारे पास में आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, दोनों के दोनों ये रेट्स जो है वो इक्वल होगी, R1 इक्वल टू R2 होगा। नो R1 की वैल्यू जो है हमारे पास में वो K1 C1 है एंड R2 की वैल्यू जो है हमारे पास में वो K2 C2 है। नाउ अगर हम देखेंगे C1/C2, तो C1/C2 इक्वल टू आ गया K2/K1 एंड दैट इज इक्वल टू KD। ये जो है हमारी फाइनल डेरिवेशन यहाँ पर कंप्लीट होती है। इस तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होता है। अब इसको जो है नन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन कहा जाता है। इस इक्वेशन को नन्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ इक्वेशन कहा जाता है। अब KD क्या है यहाँ पर, ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट या फिर पार्टीशन कोफिशिएंट है। C1 एंड C2 जो है दोनों कंसंट्रेशन है। KD जो है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि K1 एंड K2 ये दोनों जो है ये भी कांस्टेंट्स है, इसलिए KD जो है ये भी एक कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लिमिटेशंस क्या क्या हो सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। सो सबसे पहली जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। तो अगर टेम्परेचर इधर उधर हुआ तो सारा का सारा जो भी हम कर रहे थे उनका सॉल्युबिलिटी एंड जो कुछ भी हम उसका मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं रह पाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखना ज़रूरी होता है। सेकेंड आता है सेम मॉलिक्यूलर स्टेट। जो मॉलिक्यूलर स्टेट है वो सेम ही रहनी चाहिए, ये नहीं कि एक से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाए, वो चीज़ यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। थर्ड लिमिटेशन है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर हो गई उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखना बाद में भी ये बहुत ज़रूरी होता है इस लॉ के अंदर। फोर्थ आता है डाइल्यूट सोल्यूशन। तो इस लॉ के अंदर जब हम मतलब सॉल्युबिलिटी वगैरह कर रहे हैं तो ये लॉ ये कहता है कि जो कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए सॉल्यूट की, तभी जो है वो डाइल्यूट सोल्यूशन रहेगा एंड डाइल्यूट सोल्यूशन के अंदर ही जो है ये लॉ अच्छे से काम करेगा। देन फिफ्थ आती है नॉन मिसिबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट्स। मतलब जो सॉल्वेंट है वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी डिज़ोल्व ना हो या फिर स्लाइटली डिज़ोल्व हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये इसकी लिमिटेशन से ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। सो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशंस क्या क्या होंगी, मतलब इसे कहाँ कहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मतलब किन्हीं भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को सेपरेट करना होता है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, उसके लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़फुल होता है। सेकेंड है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ये भी सेपरेट करने की जो है एक टेक्निक है, बट ये एक मॉडर्न टेक्निक है। सो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का रोल होता है। नेक्स्ट है डीसिल्वराइजेशन ऑफ लेड। लेड जो है उसका डीसिल्वराइजेशन करने के लिए जो है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का रोल होता है। इस प्रोसेस को जिसके द्वारा डीसिल्वराइजेशन होता है लेड का, उसे पार्केज प्रोसेस
कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड के लिए जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं उसके अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशंस रहती हैं, मतलब इसका यूज़ रहता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन। सो डिसोसिएशन जो होता है मतलब टूटना, तो उसका डिटर्मिनेशन करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूजफुल रहता है। नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ एसोसिएशन। सो दो चीज़ें जो है कंबाइन होती हैं, एसोसिएशन जो है उसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का रोल रहता है। एंड लास्ट जो इसकी एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी जो होती है उससे डिटरमाइन करने के लिए भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का रोल रहता है। सो ये सारी जो है ये एप्लीकेशंस हो गई डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की। सो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट जो है उसके सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके नोट्स जो है वो 1-2 दिन के अंदर अंदर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाएंगे, वहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्टिंग।